रेड्डी बंधुओं को लेकर सुषमा और जेटली में ठनी, बीच बचाव में उतरी हाईकमान, कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व पर साधा निशाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने फिर पकड़ा जोर, योजना आयोग के सामने नीतीश रखेंगे अपनी बात। भड़काऊ भाषण देने के मामले में संजय दत्त की बड़ी मुश्किलें, मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शुंगलू रिपोर्ट पर शीला दीक्षित ने गृह मंत्रालय को सौंपा जवाब, कयासों पर की गई जांच बताकर रिपोर्ट को किया खारिज। और फलस्तीनियों को मिली बड़ी राहत, मिस्र ने हटाई रफा सीमा पर लगी पाबंदी, इजराइल ने जताया इतराज। बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त के खिलाफ यूपी की मऊ कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन पर 2009 में चुनावी रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें टाडा में इसलिए फंसाया गया था क्योंकि उनकी मां मुस्लिम थी। गौरतलब है कि संजय दत्त उसी साल प्रतापगढ़ की एक चुनावी सभा में मायावती के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर मुश्किल में फंस गए थे। चुनावी सभा में दिए गए विवादित बयान पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। उस वक्त भी कोर्ट में हाजिर न होने के चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और अब एक बार फिर से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों का मिशन कॉलेज शुरू हो चुका है। एडमिशन के लिए नए छात्रों को ज़्यादा परेशानी न हो, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रक्रिया में भी फेरबदल किया है। नई प्रक्रिया के मुताबिक डीयू पहले कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। जो छात्र कट ऑफ लिस्ट की शर्तों को पूरा करते हैं वो छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट वेलफेयर डीन डॉक्टर गुरप्रीत सिंह टूटेजा ने बताया कि डीयू इस बार 5 कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। इस बार एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना है, किसी भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का। इस बार सीधे जो है कॉलेजेस अपनी कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, जो कि पहली लिस्ट जो है 15 जून को आएगी और स्टूडेंट्स घर बैठे जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू अपनी कट ऑफ देख के जहाँ कट ऑफ उनकी मैच करती है, छात्र देख के उनकी परसेंटेज कहाँ मैच कर रही है उसी कॉलेज में जाके अपना एक कॉलेज का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और दाखिला ले लें। तो बच्चों को जो पहले गर्मी में भागना होता था फॉर्म भरने के लिए वो बिल्कुल हमने हटा दिया है और एडमिशन के लिए भी उनके लिए हमने 3 से 4 दिन कर दिए हैं ताकि जो है बच्चों को सुविधा रहे। पहले 3 कट ऑफ लिस्ट आती थी, इस बार हम 5 कट ऑफ लिस्ट निकालने जा रहे हैं। पहली 15 जून को आएगी, दूसरी 27 जून, दूसरी 21 जून, तीसरी 27 जून, चौथी 2 जुलाई और 5वीं लिस्ट आएगी 8 जुलाई को। जी हाँ, कट ऑफ लिस्ट जो है पहले 3 कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती थी, लेकिन अब जो है वो 5 कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं इस मामले पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म लेने आए हम बीकॉम का पार्ट 1 का, और उसके बाद एडमिशन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अभी तो फ़िलहाल फॉर्म भर के फिलअप करते हैं। सुनने में आया कि फॉर्म वगैरह मिल रहा है, कोई बता रहा था कि फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वही मैं पता करने आया हूँ। कट ऑफ आ जाएंगे तो जैसे जो अच्छे परसेंटेज हैं तो मुझे दौड़ने नहीं पड़ेंगे। यदि कॉलेज डिफाइन है कि मुझे इतने परसेंटेज तक यहाँ मिल रहे हैं, इतने कट ऑफ के लिए यहाँ मिल रहे हैं, तो खैर चलो कि वहाँ जा सकते हैं। अभी जो नया जो सिस्टम इन्होंने डीयू ने अभी आया है तो उसकी वजह से मतलब ये है कि पहले आपके मतलब कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, उसके बाद में मतलब आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आप ले सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, एक टाइप से गर्मी से भी मतलब राहत है। गर्मी इतनी पड़ रही है तो घर बैठे मतलब ऑनलाइन का तो शायद अभी गैदर इन्फॉर्मेशन कर ही रहे हैं हम, पक्का नहीं पता, तो कह रहे थे शायद ऑनलाइन भी हो जाएगा, तो एक टाइप से तो ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। ये ठीक ही है। इस बार जैसे बच्चे पहले लाइन में लगा के फॉर्म्स भरे जाते उससे अच्छा तो ये इन्होंने जो निकाला था बढ़िया है, ताकि लाइन में खड़ा होना पड़े, धूप में ना खड़ा होना पड़े। ये बेस्ट आइडिया निकाला यूनिवर्सिटी ने। ये ऑलरेडी बेनिफिशियल है सभी के लिए, क्योंकि अगर हम डीयू की साइट पर अगर इस बारे में सर्च करते हैं तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में आती है कि आप पहले आप प्रोस्पेक्टस जब भी है 28 टू 6 जून है, अगर आप अपना प्रोस्पेक्टस ले लें और जब कट ऑफ लिस्ट आएगी आप उसी के हिसाब से जिस कट ऑफ लिस्ट में आप जिस कॉलेज में होता है आप उस कॉलेज में डायरेक्ट अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
लेकर जाएं। ये सिस्टम बहुत अच्छा आया है, अब गर्मी से भी राहत मिलेगी और बच्चों को बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारे कम मार्क्स है तो हमारा नहीं होगा, हमारे ज़्यादा है तो हमारा इसी कॉलेज में होगा। अपनी कट ऑफ के हिसाब से अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट मामले की। 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के पास कार पार्किंग में हुए धमाके के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। इसी बाबत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध कर दी गई है। जब आपको बता दें कि 25 मई के रोज इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर पार्किंग में गेट नंबर 7 के पास एक कार के अंदर बम धमाका हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद जो है वो दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया था और उसी के बाद से जो है वो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, सभी रेलवे स्टेशनों की और सब जगह जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ एरियाज में इंतजाम बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, जैसे कि हाई कोर्ट में आपको उस दिन ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे भी अच्छी जिस तरह यहाँ पे आपके सामान चेक्स होते हैं और उसके बाद आप एंटर करते हैं, ऐसे वहाँ पे भी होने चाहिए। और अगर ये किया जाए तो बहुत अच्छा है हमारी सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे तो हाँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ठीक है। मेन गेट जो बना रखे हैं इन पे तो सिक्योरिटी अच्छी है, सामान चेक होके जाता है। बहुत रास्ते ऐसे हैं फिर ये सिक्योरिटी कुछ दिन के लिए रहती है, फिर आदमी ये भूल जाते हैं, वो वारदात फिर हो जाती है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। व्यवस्था जो है रोज होना चाहिए। कहीं अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ज़्यादातर इन लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हाई अलर्ट हो जाए। ये हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। अभी 2 रोज के बाद सब भूल जाएंगे, फिर वही हालत हो जाएगी। बस यही कहना। जी हाँ, पूरी तरीके से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मैं आपको बता दें कि 25 मई के रोज दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पार्किंग में एक धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। वहीं इस ब्लास्ट की जांच, इस पूरी मामले की इस तरीके से जांच चल रही है, उस पर गृह सचिव जी के पिल्लई का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। Investigation by the Delhi police is going on. Let us not exaggerate difficulty because the blast was on the main road itself, on a side road, and very few people have seen who kept back there. The Delhi police are investigating it, and I am sure that in the days to come we will have some results. झारखंड के चतरा जिले के दारी गांव में डायरिया कहर बनकर टूट रहा है। इस बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 दर्जन लोग इसकी चपेट में हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप लगाकर पीड़ितों के इलाज में जुटी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक लोगों की मौत डायरिया से नहीं बल्कि दूषित पानी पीने की वजह से हुई है। हकीकत यह है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा चुकी है। गांव के लोगों को आज भी पीड़ितों को चारपाई में इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। गौरतलब है कि गांव में स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके गांव के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं करता है, तब तक त्रिपक्षीय बातचीत मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। गौरतलब है कि 30 और 31 मई को दिल्ली में भारत पाकिस्तान के रक्षा सचिवों की बैठक होने जा रही है। एंटनी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकता। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री एंटनी ने साफ साफ कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ भारत जो है वो बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन भारत आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह की सुलह नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि रक्षा को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में 30 और 31 जो है वो एक मुलाकात होनी है। उससे पहले रक्षा मंत्री एंटनी का बयान आया। एंटनी ने साफ साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते ज़रूर चाहता है, लेकिन भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि द्विपक्षीय बातचीत को मजबूती बढ़ाए जाने को लेकर भारत ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि पहले वो अपनी ज़मीन से, पाकिस्तान की ज़मीन से जो भारत के लिए जो गतिविधियां चलाई जाती है उस पर पहले रोक लगाए, उसके बाद ही बातचीत सही कदम से आगे बढ़ सकती है। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद अब अमेरिका की नज़र अब पाकिस्तान में मौजूद 5 आतंकवादियों पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अपने पाकिस्तान दौरे पर उन 5 आतंकियों की सूची पाकिस्तान को सौंप दी है, जिनके खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान मिलकर संयुक्त अभियान चला रहा है।
एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका मानता है कि सूची में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस सूची में अलकायदा के आतंकी ऐमान अल जवाहिरी, हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी, हरकतुल जिहाद के अल इस्लामी का प्रमुख और अलकायदा आतंकी इलियास कश्मीरी के अलावा अलकायदा के ऑपरेशन हेड आमिया अब्दुल रहमान के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टॉनर ने साफ किया है कि ओसामा मामले पर उसने ISI को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। गौरतलब है कि अमेरिका को ये सफाई हिलेरी के उस बयान देनी पड़ी है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ओसामा की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखें कुछ और खबरें। देखते रहिए आज दिन भर। रेड्डी बंधुओं को लेकर सुषमा और जेटली में ठनी, पार्टी हाईकमान बीच बचाव में उतरी। कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व पर साधा निशाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने पकड़ा जोर, नीतीश आयोजन आयोग के सामने रखेंगे अपनी बात। भड़काऊ भाषण देने के मामले में संजय दत्त की बड़ी मुश्किलें, मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शुंगलू रिपोर्ट पर शीला दीक्षित ने सौंपा गृह मंत्रालय को जवाब, प्रयासों पर की गई जांच बताकर रिपोर्ट की खारिज। और मिस्र ने दी फलस्तीनियों को बड़ी राहत, रफा सीमा पर लगी पाबंदी हटाई, इजराइल ने जताया एतराज। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सहल रज़ाक। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी में छिड़ी जंग की। कर्नाटक मंत्रिमंडल में रेड्डी बंधुओं को शामिल करने के मामले को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने साफ कहा है कि रेड्डी बंधुओं को मंत्री बनाने का फैसला उनका था और ऐसा करने के लिए किसी ने भी उन पर दबाव नहीं बनाया था। दरअसल रेड्डी बंधुओं को लेकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की लड़ाई सबके सामने आ गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने रेड्डी बंधुओं को मंत्री बनाए जाने को लेकर अरुण जेटली, अनंत कुमार और वेंकैया नायडू को आड़े हाथों लिया है। सुषमा का कहना है कि वो रेड्डी बंधुओं को मंत्री बनाए जाने के खिलाफ थी, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के तहत उन्हें जेटली, नायडू और अनंत कुमार ने मंत्री बनाया। गौरतलब है कि सुषमा इस बात से नाराज है जिसमें कहा जा रहा था कि उनके चलते रेड्डी बंधुओं को कर्नाटक मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बहरहाल मामले को तूल पकड़ता देख बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सुषमा और जेटली से फोन पर बात की है, लेकिन सुषमा स्वराज अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। वहीं बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अरुण जेटली को प्रभारी बनाए जाने समेत उस समय राज्य के बारे में सभी निर्णय उनकी सहमति से हुए थे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के बीच दरार आने की खबरें बेबुनियाद है। ये सच है कि जेटली कर्नाटक के प्रभारी और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जेटली को वहां पर भेजा था। साथ ही राजनाथ सिंह ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि 2009 में रेड्डी बंधुओं और येदियुरप्पा के बीच पैदा हुए तनाव कम करने के लिए उन्होंने सुषमा स्वराज की सेवाएं ली थी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में बीजेपी रेड्डी बंधुओं के इशारे पर काम कर रही है, यानी कि सीधे तौर पर रेड्डी बंधुओं को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के बीच में ठन गई है। और इस जो है वो मामले को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी खुद जो है वो मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं आखिर सुषमा स्वराज ने इस पूरे मामले पर क्या बयान दिया है। देखिए, इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अगर सच्चाई में आपको बताऊं तो सच्चाई में आज आपको बता देती हूँ, बल्लारी ब्रदर्स की पॉलिटिकल मेकिंग में मेरा इतना भी हाथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कैंपेन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का मेरे खिलाफ चलाया गया, क्योंकि कुछ और मेरे खिलाफ मिलता नहीं है।
तो एक ये चीज चिपका दो, जो पॉलिटिकल उनको चीजें मिली हैं वो येडियुरप्पा या उस समय प्रभारी थे अरुण जेटली, इन लोगों के कारण से मिली हैं। मेरा उनको देने में एक नए पैसे का भी योगदान नहीं है। जिस समय उन्हें मंत्री बनाया, अरुण जेटली जी वॉज द प्रभारी, येडियुरप्पा वॉज द चीफ मिनिस्टर, वेंकैया जी, अनंत कुमार वर सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी। जो भी डिस्कशन हुआ वो इनसे हुआ और उन्होंने अपने आप बनाया, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। राइदर आई वाज अपोज्ड के 3 लोगों को एक घर में मंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी कोई मजबूरी थी जो उन्होंने बनाया। वो फोटो भी उस दिन की है, वो जो फोटो चला चला के दिखा रहे हैं दैट आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ बल्लारी ब्रदर्स, आई एम द संरक्षक ऑफ बल्लारी ब्रदर्स। और ये सारी बातें सारे लोगों को मालूम है। ना मेरा उनके व्यापार से कोई लेना देना है, ना मेरा उनके व्यवसाय से कोई लेना देना, ना मेरा उनका राजनीतिक मेकिंग से कोई लेना देना है। वहीं बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के बीच में किसी भी तरह के मतभेद नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस मामले में कोई की जिम्मेदारी बनती है तो वो जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि उस वक्त वो अध्यक्ष थे बीजेपी के और उन्हीं के कहने पर सारे फैसले लिए गए थे। मेरी भी कंसेंट थी, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया गया था। इसलिए यह कहना कि सुषमा जी अथवा अरुण जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। जो कुछ भी हुआ, क्योंकि मैं नेशनल प्रेसिडेंट था, मेरी कंसेंट से हुआ। यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ही चाहता है तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता है, उसके लिए मैं सुषमा जी और अरुण जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। जी हाँ, राजनाथ सिंह का कहना है कि उस वक्त वो बीजेपी के अध्यक्ष थे और जो कुछ भी फैसले उस वक्त लिए गए थे वो सारे उन्हीं के कहने पर लिए गए थे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, कर्नाटक में मंत्रिमंडल में जिस तरीके से रेड्डी बंधुओं को लिया था, उसे लेकर बीजेपी में अब खुली जंग छिड़ गई है। देखिए सहल, यदि बात किया जाए तो पार्टी का कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पार्टी कहती है कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पार्टी विद डिफरेंसेस आप हमेशा देखेंगे, मतभेद और मनभेद इस पार्टी में सबसे ज़्यादा रहता है। और इस समय का ये जो ताज़ा तरीन यदि आप मामला देखें, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के बीच में भी जो वाकयुद्ध देखने को मिल रहा है, ये कोई नया नहीं है। ये पहले भी इसको में देखने को मिला था संसद सत्र के दौरान, जब 2G स्पेक्ट्रम के मामले पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। उस समय भी दोनों के बीच में ईगो क्लैश हुआ था। और एक तरीके से कहा सकता है कि क्रेडिट लेने की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं आती है। और दोनों के बीच में यदि देखा जाए तो कहीं एक कोशिश एक और चीज़ है कि जो 2014 में भी है, 2014 में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा, यह भी एक सबसे बड़ा यहाँ पे दोनों के बीच में मनभेद और मतभेद का जो है कारण रहा है। आप देखें तो उस समय देखा जाए तो